वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जाम्पल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम सिंह करंट अफेयर्स के रोजाना वाले सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज 6 जून है, तो देख लेते हैं 6 जून से रिलेटेड कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज कौन सा दिन है सर? आज है भैया 6 जून। तो देख लेते हैं 6 जून से रिलेटेड कौन से वो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, आज का सेशन थोड़ा सा छोटा होने वाला था, क्योंकि छोटा होने वाला है क्योंकि जो अ, थोड़ी गर्मी यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ऑफिस हमारा शिफ्ट हो रहा है। तो एसी एंड ऑल सारे एयर कंडीशनर्स जो है वो निकल चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आज सेशन छोटा होगा, क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण चीन सागर के जल में अपनी पहली संयुक्त परीक्षण और समन्वित गश्त की योजना बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्लानिंग इट्स फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इन द वाटर ऑफ साउथ चाइना सी। बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सी ग्रुप है, इनमें से वो कौन सी ग्रुप है, एक एक करके सभी ग्रुप्स के बारे में चर्चा करेंगे। पर बोला इनमें से वो कौन सी ग्रुप है जिसके द्वारा भैया ये योजना बनाई जा रही है कि हम एक मिलिट्री ड्रिल करेंगे। क्या करेंगे? एक मिलिट्री ड्रिल करेंगे भैया। और ये जो मिलिट्री ड्रिल होने वाला है, ये कहां पे होने वाला है? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। आप सभी को पता है जो चाइना है ना, जो चाइना है वो हमेशा से इसकी कोशिश रही है कि वो अपनी डोमिनेंसी को अपना भौकाल दिखाने की कोशिश बहुत करता है। हमेशा से ये चाइना का आदत है। जो भी बड़ा देश, जो भी पावरफुल देश होगा, वो अपना भौकाल टाइट रखने की कोशिश करता है। रशिया, अमेरिका, ठीक है, चाइना, ये सारी देश जो है ये पावरफुल देश है, और पावरफुल होने के साथ साथ ये दबाने की कोशिश भी करते हैं। अब बोला गया है कि भैया इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जिसके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि हम क्या करेंगे, हम एक मिलिट्री ड्रिल को अंजाम देने वाले हैं। ठीक है, आपको बताना है इनमें से वो कौन सा। एक एक करके सभी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, एक एक करके सभी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम से ऑर्गेनाइजेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में पूछा था कि 31st नंबर का मेंबर कौन बना है नाटो का, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31st नंबर का मेंबर कौन बना है। ठीक है, तो कौन बना है? फिनलैंड बना है। इसीलिए भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आशियान है ना, यहाँ पे भैया आपको आशियान दिख रहा होगा, तो आशियान की पहली बात करते हैं। आशियान क्या हो जाएगा? आशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है मेरे बच्चों, एशिया महाद्वीप के जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है, इनके बीच में भैया एक क्या है? कोलैबोरेशन है, यानी कि एक ऐसी समूह जहां पे आपको कौन सी देश देखने को मिलेगी? तो एशिया की साउथ ईस्ट रीजन वाली देश आपको देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछे कि सर आसियान के अंदर मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, तो याद रखना आसियान के अंदर मेंबर कंट्रीज आपको कितने देखने को मिलेगी? 11। जो नया वाला मेंबर कंट्री बना है वो कौन बना है? तिमोर लिस्ट। कौन बना है? तिमोर लिस्ट जो है ये नया वाला मेंबर कंट्री बना है किसका? आसियान का। इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखना इसकी स्थापना होती है 1967 में। इसकी जो स्थापना है वो 1967 में होती है, जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से डिक्लेरेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। बट इसका जो मुख्यालय है वो आपको जकार्ता के अंदर देखने को मिलेगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जकार्ता, और जकार्ता कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। अगर मैं पूछूं आसियान के अंदर हेड के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो याद रखना काओ किम, है ना। हेड के रूप में भैया कौन देखने को मिलेंगे? हेड के रूप में आपको काओ किम जो है ये आपको हेड के रूप में देखने को मिलेंगे किसके? आसियान के। ठीक है, पहला हो गया भैया आसियान। दूसरा आता है नाटो। नाटो भैया, नाटो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लिख लेना, नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ अटलांटिक, नाटो क्या हो जाएगा भैया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक समूह है कितने देशों का सर?
तो ये 31 देशों का समूह है, यानी कि 31 देशों का ये समूह। इनमें से जो सबसे नया वाला मेंबर है वो कौन है सर? तो सबसे नया वाला मेंबर है वो है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। सबसे नया वाला मेंबर जो है वो कौन सा है? फिनलैंड। अगर मैं पूछूं नाटो का मुख्यालय कहां देखने को मिलेगा सर? मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। कहां? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, नाटो जो है ये 31 देशों का समूह है, ठीक है। और ये जो 31 देश हैं ये आपस में सिक्योरिटी रीजन से साथ में है, यानी कि बात को समझने की कोशिश करें। सपोज जैसे फिनलैंड है, ये इसका नया मेंबर बना है। अब अगर कोई भी देश, नाटो के अलावा कोई भी देश अगर इस पे अटैक करता है तो नाटो ये समझेगी कि ये हम पे अटैक है और वो फिनलैंड के साथ हो जाएगी। तो भैया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 31 देश जो है वो आपस में आ गए, ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और याद रखना जिसकी स्थापना कब होती है? 1949 के अंदर इसकी स्थापना, ठीक है। अगला आता है भैया क्या? अगला आपसे पूछा है क्या भैया? अगला पूछा है आपसे G7। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। G7 का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7। इस ग्रुप ऑफ 7 में प्यारे बच्चों, इस ग्रुप ऑफ 7 में आपको सात देश देखने को मिलेंगे। कितने देश? 7 कंट्रीज आपको यहाँ पे मेंबर के रूप में देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना कब होती है? 1973 में। लिख लेना, इसकी स्थापना कब होती है? 1973 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा, इसका मेंबर पहले रशिया भी हुआ करता था। जी हाँ, रशिया भी इसका मेंबर हुआ करता था, और जब इसका रशिया मेंबर था तो इसे G8 कहा जाता। बट बाद में क्या हुआ? 2014 में, 2014 में जब रशिया ने 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया, क्रीमिया पे अटैक किया, तो इसे इससे निकाल दिया गया। यानी कि अब कितने मेंबर हैं इसके? G7 के। तो G7 के आपको 7 मेंबर देखने को मिलेंगे। अब आता है भैया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, क्या ये वही यूरोपियन यूनियन है जो कि G20 का भी मेंबर है? बिल्कुल, ये वही यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1993 में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपको नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिलेगा। और एक और बात याद रखिएगा क्या भैया, इसके अंदर कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, यानी कि इसके अंदर आपको कितने देश दिखाई देने वाली है? तो याद रखिएगा, इसके अंदर आपको 27 कंट्रीज देखने को मिलेगी। कितनी कंट्रीज? 27 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमने लगभग सभी, हमने जो है ऑप्शंस के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को तो पढ़ लिया। अब आते हैं भैया किसके ऊपर? तो एक एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है। किसके द्वारा भैया? याद रखना, आसियान के द्वारा। आसियान के द्वारा एक एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है। ये एक्सरसाइज अभी नहीं होने वाला है, ये एक्सरसाइज होने वाला है कब? सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में। और याद रखना, यहाँ पे आसियान देशों की, यानी कि जो 11 देश हैं, इसकी जो मिलिट्री है, इसकी जो आर्मी है भैया, मिलिट्री यानी कि मैं कहूँ आर्मी कह लो, आर्मी, आर्मी भी पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ पे आपको भैया नेवी भी पार्टिसिपेट करेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देगी। तो ये तीनों जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, ठीक है। तो याद रखना, आसियान के द्वारा सितंबर के महीने से एक एक्सरसाइज को शुरू किया जा रहा है, जिसका कोई नाम नहीं है वैसे तो, है ना, बट आप इसे लिख सकते हैं एक्सरसाइज सॉलिडारिटी। एक्सरसाइज सॉलिडारिटी, ठीक है। इसके लिए भैया तो याद रखना, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगला प्रश्न भैया एक और एक्सरसाइज के बारे में। देखो, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज ने हाल ही में संपन्न नौसेना अभ्यास आयन फिन में भाग लिया है? कह रहा है कि एक एक्सरसाइज हुआ है भैया जिसका नाम है आयन फिन। देखो, आई से तो हो गया भैया इंडिया, आई से हो गया इंडिया, और FN से भैया आपको समझ में आ रहा होगा फ्रांस। यानी कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नौसेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम है आयन फिन, ठीक है। पहली बात, अभ्यास कैसा है भैया? एक्सरसाइज किस टाइप का है? तो ये नौसेना अभ्यास है। किस टाइप का अभ्यास है? नौसेना, यानी कि इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। पूछा है इंडिया की तरफ से कौन कौन सी, इंडिया की तरफ से किसने किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? तो देखो, अगर मैं बात करूं INS वजीर की, अगर मैं बात करूं INS वजीर की, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि INS वजीर जो है वो कहाँ गया था?
कोलंबो गया था। कोलंबो कहाँ हो जाएगा, श्रीलंका के अंदर। और कोलंबो क्यों गया था, किस उपलक्ष्य पे गया था, तो याद रखना 21 जून को भैया ये कोलंबो गया था। किस लिए, क्योंकि 21 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, योगा दिवस, योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। आईएनएस सुनैना की बात करूं, ठीक है, आईएनएस सुनैना ये कौन सी क्लास की है, लिख लेना। इसका क्लास कौन सा हो जाएगा, क्लास हो जाएगा सरयू क्लास। कौन सा क्लास हो जाएगा, सरयू क्लास। सरयू क्लास में आपको 6 नेवल शिप देखने को मिलेंगे। याद रखना सरयू क्लास में आपको 6 नेवल शिप देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 कर लो, 6 नेवल शिप देखने को मिलेंगे। 4 तो भैया भारत के पास है, 4 भारत के पास है, और 2 जो है ये किसके पास है, श्रीलंका के पास। 2 जो है ये किसके पास है, श्रीलंका के पास है। ठीक है, 2 श्रीलंका के पास है। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो याद रखना गोवा शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है। और आईएनएस सुनैना अभी हाल ही में कहाँ गई थी, तो आईएनएस सुनैना हाल ही में केन्या गई थी भैया, केन्या गई। ठीक है। आईएनएस सुमेधा ये भी कौन सी क्लास की है, सरयू क्लास की, सरयू क्लास की है भैया। आईएनएस राणा कौन सी क्लास का है, राजपूत क्लास का। कौन सी क्लास का, राजपूत क्लास का। तो याद रखना राजपूत क्लास का ये दूसरा इंडियन नेवल शिप है, दूसरा भैया। इसमें टोटल आपको 5 नेवल शिप देखने को मिलेंगे, 5 नेवल शिप देखने को मिलेंगे, जिसमें से दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा वाला आईएनएस राणा हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नेवी वाला एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो याद रखना आईएनएस राणा ने और आईएनएस सुमेधा ने। यानी कि ऑप्शन ए और बी जो है ये बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात है भैया। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न आपके सामने ये क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार के परीक्षण प्रमाण पत्र को मंजूरी दी। बोल रहा है कि हाल ही में किसी देश की किसी कंपनी के द्वारा एक फ्लाइंग कार बनाया गया, लिख लो, किसी देश की किसी कंपनी के द्वारा एक फ्लाइंग कार बनाया गया। क्या बनाया गया, फ्लाइंग कार। ये जो फ्लाइंग कार है भैया ये किससे चलेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। इस कंपनी के द्वारा ये बोला गया कि भैया आने वाले 2025 तक, आने वाले 2025 तक ये जो फ्लाइंग कार है, ये जो फ्लाइंग कार है भैया ये बन के बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और ये इसे हम लोगों को बेचना भी शुरू कर देंगे। कितने में बेचेंगे भैया, इसका प्राइस कितना रखा गया है, तो याद रखना इसका प्राइस रखा गया है 3 लाख यूएस डॉलर। 3 लाख यूएस डॉलर इसका प्राइस रखा गया। यानी कि एक कार जो है ये पब्लिक को कितने में मिलने वाली है, 3 लाख यूएस डॉलर्स में मिलने वाली है। इसे इंडियन रुपीज में आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो एक फ्लाइंग कार है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, 2025 तक ये लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। लोगों के लिए मेरे बच्चों ये कितने में मिलने वाली है, तो 3 लाख यूएस डॉलर्स में मिलने वाली है। अब प्रश्न पूछा है भैया ये कार को किस देश के द्वारा बनाया गया है, या किस देश के द्वारा इसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, जल्दी बताओ किस देश के द्वारा इसको हाल ही में मंजूरी दी गई है, कौन बताएगा। बताओ भैया जल्दी बताओ। याद रखना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर, लिख लो भैया, लिख लो एक चीज, क्या इसको बनाया है कैलिफोर्निया की, यूएसए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के अंदर आपको एक कंपनी देखने को मिलेगी भैया, जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो जिसका नाम होने वाला है क्या भैया, तो जिसका नाम होने वाला है एलएफ ऑटोमोटिव, लिख लो। एलएफ ऑटोमोटिव नाम की कंपनी, एलएफ ऑटोमोटिव नाम की एक कंपनी है, जिसको हाल ही में भैया यूएसए के अंदर, भैया यूएसए के अंदर क्या कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। क्या कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यूएसए के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है एलएफ ऑटोमोटिव। ठीक है, और इसको हाल ही में क्या कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यूएसए के अंदर एक कंपनी है एलएफ ऑटोमोटिव, जो कि 2025 तक क्या बना लेगी, तो उड़ने वाली कार बनाने वाली है भैया, उड़ने वाली कार, जो कि लोगों के लिए 2025 में 3 लाख यूएस डॉलर्स में बिकने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये, एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है यहाँ पे, माइकल रॉसन। माइकल रॉसन कौन है भैया, तो ये इनका संबंध लिटरेचर से, यानी कि नॉवेल्स लिखने का काम करते हैं। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध लिटरेचर से है, यानी कि नॉवेल्स लिखते हैं। पर ये जो नॉवेल्स है ये किसके लिए लिखते हैं, बच्चों के लिए, यानी कि चिल्ड्रंस नॉवेल्स, बच्चों के लिए नॉवेल्स। ठीक है, इनको एक अवार्ड से नवाजा गया है जिसका नाम क्या हो जाएगा, पेन
पिंटर प्राइज, पेन पिंटर प्राइज से इनको नवाजा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ईयर द प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज एस्टैब्लिश, बोला है कि सबसे पहली बार इस अवार्ड को कब दिया गया। बोला है साल 2023 का जो पेन पिंटर प्राइज है वो माइकल रोजन को मिला है, जिनका संबंध लिटरेचर से, यानी कि हो ना हो यह अवार्ड का संबंध भी लिटरेचर से होगा। जो व्यक्ति बेहतरीन लिटरेचर के फील्ड में काम कर रहा है उसको अवार्ड से नवाजा जाता होगा, ठीक है। और इनको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटेन के नागरिक है। कहाँ क्या है, ब्रिटेन के नागरिक है। आपको पूछा है भैया ये अवार्ड सबसे पहली बार कब दिया गया था, तो ये अवार्ड सबसे पहली बार 2009 में दिया गया था। किस फील्ड में दिया जाता है, फील्ड लिख लेना, क्वेश्चन पूछ लेता है फील्ड के बारे में भी, तो फील्ड कौन सा हो जाएगा, लिटरेचर के फील्ड में। अगर आप लिटरेचर के फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं तो आपको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इस अवार्ड से नवाजा जाता है कब, जब आप लिटरेचर के फील्ड में काम कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भैया साल 2023 का तो इनको मिला है, तो साल 2022 का किसको मिला था, तो याद रखना साल 2022 में इस अवार्ड से मैलोरी ब्लैकमैन को नवाजा गया। इसको मैलोरी ब्लैकमैन को इस अवार्ड से नवाजा गया था। ब्लैकमैन, मैलोरी ब्लैकमैन को इस अवार्ड से नवाजा गया था साल 2023 में, और साल 2022 में, 2023 में माइकल लॉसन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये देखो, आपको बोला है इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में दुनिया के अंदर पहली बार 3 मिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है। पहले इसके बारे में बाद में ध्यान देखेंगे, पहले ये देखो। जैसे कल की एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, ब्लूमबर्ग के द्वारा। ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट को प्रदर्शित किया गया था जिसमें इसने क्या बताया था, जिसने बताया था कि अगर मैं बैंकों की बात करूं, बैंकों की उन बैंकों को अगर मैं लिस्ट बना के रखूं 1 2 3 में रखूं जिनकी बाजार पूंजीकरण ज्यादा है, तो उसमें नंबर 1 पे भैया कौन था, जेपी मॉर्गन था। आपने बोला जी सर आपने पढ़ाया था, ये तो आपने बिल्कुल पढ़ाया था। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था आईसीबीसी, बिल्कुल पढ़ाया था आपने सर। तीसरे नंबर पे भैया मैंने आपको बताया था बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका। और मैंने आपको ये भी बताया था कि चौथे नंबर पे अब भारत की एक बैंक पहुंच गई है, कौन सी, एचडीएफसी। एचडीएफसी भैया ये बैंक है जिसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना कर लिया है, तो 172 बिलियन डॉलर, 172 बिलियन डॉलर। और इसके साथ ये दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी बैंक बन गई है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जिसका बाजार पूंजीकरण बहुत ज्यादा है, जिसका बाजार पूंजी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं यहीं पे, अगर मैं बात करूं भारत के अंदर कंपनीज की, भारत के अंदर कंपनीज की बात करूं, तो भारत के अंदर अगर मैं कंपनीज की बात करूं भैया, तो नंबर 1 पे तो भैया आप सभी को पता है क्या, कौन है, रिलायंस है, जिसकी बाजार पूंजी कितनी है, 212 बिलियन डॉलर, 212 बिलियन डॉलर। और अब दूसरे नंबर पे कौन आ गई है, दूसरे नंबर पे भी एचडीएफसी आ गई है, एचडीएफसी आ गई है जिसकी 172 बिलियन डॉलर है, 172 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पे भी आपको कौन देखने को मिलेगा, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में भैया, हाल ही में, ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया, 3 मिलियन वाला यानी 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो भैया याद रखना वो कौन सी होगी। नंबर 1 पे एप्पल, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया ऑयल कॉर्पोरेशन, और नंबर 4 पे आपको अल्फाबेट देखने को मिलेगा, यानी कि एप्पल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जिसका आंसर एप्पल आया है, देखो एप्पल का सेव मतलब गूगल ट्रांसलेट ने क्या लिख दिया, सेव, तो एप्पल जिसका इसका आंसर आया है वो सही है। अगर आपको याद हो मैंने आपसे बताया था कि एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर, एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर, ठीक है, भारत के अंदर खोला था। भारत के अंदर इन्होंने कहाँ पे खोला था, तो मुंबई के अंदर। याद रखिएगा मुंबई के अंदर भैया इसने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से मॉल में खोला था। अब तो 2 3 खोल दिए गए हैं, गुरुग्राम के अंदर भी आ गया है, दिल्ली के अंदर भी आ गया है, बट एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर कहाँ पे खोला था, मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर कौन से मॉल में खोला था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही साथ अगर कंपनीज की बात हो ही रही है तो आपको अगर याद हो एक रिपोर्ट के बारे में बताया था मैंने कि अगर मैं इनोवेशन की बात करूं, अगर मैं इनोवेशन यानी कि नवीकरण की बात करूं कि वो कौन सी कंपनी थी जो कि सबसे ज्यादा नवीकरण कर रही है ना, इनोवेशन कर रही है, तो उस मामले में नंबर 1 पे कौन थी, वही एप्पल कंपनी थी भैया। नंबर 2 पे कौन थी भैया, नंबर 2 पे भैया टेस्ला थी। और नंबर 3 पे आपको भारत की एक कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देख लो, टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं भैया क्या, अगर मैं बात करूं एप्पल की, ठीक है, अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल के बारे में कुछ चीजें बताओ मुझे फटाफट। एप्पल के बारे में याद रखना, एप्पल, एप्पल की स्थापना कब होती है, 1976 में, लिख लेना। एप्पल की बात करूं, एप्पल की बात करूं तो इसकी स्थापना कब होती है, 1976 में, सॉरी 1967 में, है ना, 1966 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, स्टीव जॉब्स क्या हो जाएंगे, इसके फाउंडर हो जाएंगे। ठीक है, स्टीव जॉब्स के रूप में आपको, स्टीव जॉब्स आपको इसके फाउंडर के रूप में देखने को मिलेंगे। साथ में आपको दो और व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और टिम कुक, टिम कुक आपको यहाँ पे, टिम कुक आपको यहाँ पे सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आया, तो हाल ही में हमने, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक न्यूज पढ़ा था, जिसमें क्या बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि दुनिया के अंदर देखो, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ना, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, बहुत चीजों की जरूरत होती है। उसी में से एक इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है मार्केटिंग। ठीक है, आपको मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है ना। अरे भैया शाहरुख खान, अजय देवगन, ठीक है, उसके बाद कौन, अक्षय कुमार, ये तीनों विमल का ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हुई ना। तो भाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के जो सबसे हेड होते हैं किसी भी कंपनी में, वो होते हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो दुनिया के अंदर सभी कंपनीज में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होते होंगे भैया, एप्पल के अंदर भी होता होगा, रिलायंस के अंदर भी होता होगा, टाटा के अंदर भी होता होगा। तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूबल, सबसे ज्यादा फेमस, या कहूं मैं वैल्यूबल, फेमस कहूं या वैल्यूबल कहूं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स की एक लिस्ट निकली थी, जिसमें भैया नंबर 1 पे कौन थे, नंबर 1 पे वॉलमार्ट के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे, इसका नाम बताना है। और नंबर 10 पे भैया इकलौते भारतीय थे, किसके भैया, तो टाटा ग्रुप के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इसका भी आपको नाम बताना है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो ये मैं बताऊंगा नहीं भैया, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया है, देख लेते हैं भैया क्या किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो क्या किया है, देख, Government of India will develop National Maritime Heritage Complex in which of the following state? भारत सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी? विरासत परिसर किसकी, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। बात को समझना, हाल में अगर आपको याद हो, हाल में जो हमारे रक्षा मंत्रालय संभालते हैं कौन, राजनाथ सिंह, ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं, राजनाथ सिंह कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री संभालते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री संभालते हैं। इनके द्वारा अगर आपको याद हो, इनके द्वारा अगर आपको याद, इनके द्वारा चंडीगढ़ के अंदर, इनके द्वारा चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर दिया भारत का पहला, या मैं कहूं एयरफोर्स का पहला, एयरफोर्स का पहला हेरिटेज, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, तो भारत का पहला एयरफोर्स का हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। अब इसमें क्या होगा भैया, आपको क्या लगता है क्या होगा? अरे इसके अंदर उन विमान को रखा जाएगा, इसके अंदर एयरफोर्स के उन विमान को रखा जाएगा जो विमान जो है अब इस्तेमाल में नहीं आते। साथ ही साथ इसके अंदर प्यारे बच्चों एग्जीबिशन या प्रदर्शनी की जाएगी उन चीजों के बारे में, या एयरफोर्स के उन इतिहास के बारे में जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एयरफोर्स ने भारत के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस किए, उससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज वगैरह है उनको इसके अंदर दिखाया जाएगा। ठीक है, उसको इसके अंदर दिखाया जाएगा, जिससे लोग जो है वो एयरफोर्स के जो कीर्तिमान है उससे रूबरू होंगे। वैसे ही प्यारे बच्चों, वैसे ही एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे, गुजरात के लोथल वाले रीजन में, गुजरात के लोथल वाले रीजन में ठीक ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जाएगा। बढ़िया, किसका होने वाला है, नेवी का होने वाला है। किसका होने वाला है, तो नेवी से रिलेट करने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा एयरफोर्स का पहला हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, तो आप चंडीगढ़ लगाओ। और अगर आपसे पूछे कि इंडिया में नेवी का पहला हेरिटेज
सेंटर कहाँ पे डेवलप किया गया, तो आपको लगाना होगा गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर भी आपको क्या लगाना होगा भैया, तो याद रखिएगा उत्तर सॉरी लोथल लगाना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये, भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐप लाया गया था जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। लिख लो, वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये एक्ट लाया गया था जिसके तहत भारत के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी के तहत जो भारत के अंदर नेशनल पार्क्स को बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया जाता है जिसमें इन वाइल्ड लाइफ को रखा जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया जाता है जिसके अंदर इन वाइल्ड लाइफ को भैया इन इन जो जानवर वगैरह है उनको रखा जा सकता है। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ ओडिशा, उड़ीसा की वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है which has been recently freed from human settlement। निम्नलिखित में से उड़ीसा का कौन सा वन्य जीवन अभ्यारण्य हाल ही में मानव बस्ती से मुक्त कर दिया गया, यानी कि एक ऐसा अभ्यारण्य जहां पे आपको एक भी मानव बस्ती दिखाई नहीं देने वाली, एक ऐसा अभ्यारण्य जो कि जहां पे आपको एक भी मानव बस्ती नहीं दिखाई देने वाली है। तो देखो, अभ्यारण्यों की बात करूं तो अगर पूछे कि सबसे पुराना अभ्यारण्य भारत के अंदर, जो सबसे पुराना अभ्यारण्य, सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला है भारत के अंदर, जो ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला है, ओल्डेस्ट भारत के अंदर जो ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला है, वो कौन सा है, तो वो है असम का मानस वाइल्ड लाइफ, असम का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला। ठीक है, सबसे पुराना। बट अगर मैं पूछूं भैया यहाँ पे पूछा क्या गया भैया, यहाँ पे पूछा है भैया किसके बारे में, उड़ीसा के बारे में। तो देवरीगढ़ के अंदर आपको उड़ीसा के अंदर आपको देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको स्थापित कब किया गया था, तो याद रखना फरवरी 1985 में। कब किया गया था, तो फरवरी 1985 में। याद रखिएगा, इसे यूनेस्को का भी दर्जा दिया गया है, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित किया गया है, साथ ही साथ भैया इसे नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया। ठीक है, तो तीनों बातों को आपको याद रखना। अगर आपसे पूछे इसके लोकेशन के बारे में, तो इसका लोकेशन आपको बरगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट भी पड़ती है जिसका नाम है बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहीं पे भी आपको इसका लोकेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा के अंदर पुरी में जगन्नाथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी, जिसमें सुभद्रा बलभद्रा और लॉर्ड जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है, जिसमें 3 रथ निकाले जाते हैं। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ के अंदर एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां से पूरी तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट को निकाल दिया। ह्यूमन सेटलमेंट को निकाल देने का मतलब पता क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट को निकाल देने का मतलब ये होता है कि आप सभी को पता है कि जो जनजातीय लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, वो हम जैसे लोगों से कट के रहते हैं, वो शहरों से दूर रहते हैं, वो ऐसी जगह पे रहते हैं जिन्हें हम रिमोट प्लेसेस कहते हैं। ठीक है, उनका जो जीवन यापन होता है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होता है। वो फॉरेस्ट की लकड़ियां काटते हैं, उससे खाना बनाते हैं, और जो भी चीजें होती है उनका जो जीवन काल है वो फॉरेस्ट से ही चलता है। ठीक है, तो भैया क्या बोला गया है, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हाल ही में सभी ह्यूमन सेटलमेंट को अलग कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है, और उनको प्रॉपर प्लेसेस वगैरह जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं रहने के लिए, प्रॉपर जगह वगैरह सरकार के द्वारा यहाँ पे दे दिया गया है। किसके द्वारा, तो नवीन पटनायक जी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने ये, हाल ही में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि which of the following team recently won first women कबड्डी लीग held recently। हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में आयोजित पहली महिला कबड्डी लीग जीती है, पहली महिला कबड्डी लीग। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इस कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ। अगर मैं आयोजन की बात करूं, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था भैया, दुबई के अंदर। और दुबई की कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यूनाइटेड अरब अमीरात के। इसमें टोटल टीम कितनी पार्टिसिपेट करती है, टोटल टीम में कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, तो याद रखना इसमें टोटल टीम आपको 8 देखने को मिलेगी। कितनी, 8 टीम। ठीक है,
ये इसका कौन सा नंबर का संस्करण था, इसका कौन सा नंबर का संस्करण होने वाला है, तो याद रखना ये इसका पहला संस्करण होने वाला है। कौन सा? पहला संस्करण। अगर मैं पूछूं इसमें जीता किसने है भैया, तो उमा कोलकाता ने जीता है भैया, उमा कोलकाता ने जीता है। और हराया किसको है? हराया है भैया किसको? पंजाब पैंथर्स को। किसको हराया है? पंजाब पैंथर्स को। हाल ही में अगर आपको याद हो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था, हमने पढ़ा था। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। और इस कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया था कोरिया के अंदर। और कोरिया के अंदर कौन सा शहर था? वो था बुसान। कौन सा शहर था? बुसान शहर। जहाँ पे ये इसका कौन सा संस्करण था? नौवां संस्करण था। कौन सा? नौवां संस्करण था। और इसमें 9 में से भी, इस 9 में से भारत ने 8 टाइटल जीते हैं, यानी कि 9 बार खेला गया है, जिसमें से 8 बार भैया किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। इंडिया ने जीता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखो ये जो राष्ट्र, अगर मैं सिकल सेल की बात करूं ना, तो इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है, इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व सिकल सेल दिवस। लिख लेना, वर्ल्ड सिकल सेल डे, वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है हर साल का 19 जून को। 19 जून। आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? सिकल सेल जो अनीमिया होता है ये बेसिकली होता है जो हमारे आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, इसके शेप में क्या होता है भैया, इसके शेप में डिफरेंसेस आने लगते हैं, इसके शेप में डिफरेंसेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को, इसकी वजह से वो ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट्स में ठीक तरीके से पहुंचा नहीं पाता, ठीक तरीके से पहुंचा नहीं पाता। तो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को एक पार्ट से अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा नहीं पाता, ठीक है। तो भैया हाल ही में क्या किया गया, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पर बच्चों एक मिशन को लॉन्च किया गया है, एक मिशन को लॉन्च किया गया है। और इस मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? भोपाल के अंदर से, भोपाल के अंदर से इस मिशन को लॉन्च किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये जो बीमारी है, ये जो सिचुएशन है प्यारे बच्चों, ठीक है, इससे हम 2047 तक क्या कर देंगे, पार पा लेंगे, यानी कि भैया पूरी तरीके से इंडिया से इसे क्योर कर देंगे, पूरी तरीके से इंडिया से इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने यही रहा, बताओ अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। भारत का इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च किया गया है? बताओ जरा, किस शहर में? अच्छा, पुलिस ड्रोन यूनिट, क्या पुलिस ड्रोन के ऊपर बैठ के जाएंगे? ऐसा ऐसा तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक। देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, सपोज देखो, जैसे एक बात बताओ भाई, जमीन पे आप भी खड़ो, जमीन पे मैं भी खड़ा हूँ, आपके आसपास बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, और बिल्डिंग के उस तरफ किसी का मर्डर हो रहा है, बिल्डिंग के उस तरफ कोई बवाल चल रहा है, तो पुलिस को दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि सामने बिल्डिंग है। बट वही चीज अगर आप ड्रोन से देखते हो, अगर आप ड्रोन से देखते हो भैया, तो ड्रोन से आपको सारी चीजें दिखाई देने वाली है। तो वही चीजें यहाँ पे हो रही है हाल ही में चेन्नई के, देख लेना, हाल ही में जो चेन्नई पुलिस है, ठीक है, इसके द्वारा, चेन्नई कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे सीएम के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? एमके स्टालिन। कौन? एमके स्टालिन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ भैया, यहाँ की जो पुलिस है इसने क्या लॉन्च किया है? तो पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है, किस लिए भैया? तो भैया जो मुजरिम है उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, या जो क्राइम्स है उसको कम करने के लिए, ठीक है, जो एक्यूज है उसको पकड़ने के लिए, एक्यूज को पकड़ने के लिए, क्राइम्स को कम करने के लिए, तो ऐसे सभी चीजों के लिए सभी चीजों के लिए इसको लॉन्च किया गया, यानी कि कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्यारे बच्चों इस मुहिम को शुरू किया गया। कहाँ पे? चेन्नई के। अच्छा, एक एक न्यूज मैंने आपको चेन्नई से रिलेटेड पढ़ाया था, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हाल ही में एक पेन मॉन्यूमेंट को बनाया जा रहा है, पेन मॉन्यूमेंट को बनाया जा रहा है। ये जो पेन मॉन्यूमेंट को बनाया जा रहा है, ये चेन्नई के भैया, चेन्नई का जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, चेन्नई के अंदर जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वहां पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि किसकी याद में बनाया जा रहा है। ये तमिलनाडु के अंदर लगभग 19.5 साल इनका कार्यकाल रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर, 19.5 साल
इनका कार्यकाल रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर। और ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी से थे? तो डीएमके पॉलिटिकल पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपको एमके स्टालिन भी देखने को मिलेंगे। वो व्यक्ति का नाम बताओ जिनके नाम से एक पेन मॉन्यूमेंट, इस टाइप का मॉन्यूमेंट जो है वो बनाया जाएगा। इस टाइप का मॉन्यूमेंट जो है वो बनाया जाएगा पानी के ऊपर। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार इसका आंसर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिकल कालो उत्सव मनाया गया? चिकल कालो उत्सव, सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ऑप्शंस को। जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको याद हो, जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर भैया, गुलमर्ग के अंदर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को स्थापित किया गया। ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को स्थापित किया गया, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट अगर मैं बात करूं, गुलमर्ग के अंदर ही पे बच्चों, गुलमर्ग के अंदर ही, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण यानी कि तीसरा एडिशन का भी आयोजन किया गया था। जिसमें जीता कौन था भैया? तो जिसमें जीता कौन था, जिसमें सबसे ज्यादा पदक किसने हासिल किए थे? तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, गुलमर्ग हो गया भैया। उसके बाद अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हाल ही में अगर आपको याद हो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप सभी को पता, देखो 2019 में ना, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर अलग हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर किससे अलग हो जाता है भैया? लद्दाख से अलग हो जाता है। ये दो यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं। और दोनों का जो कोर्ट है, दोनों का जो हाई कोर्ट है, आपको सेम देखने को मिलेगा। दोनों का हाई कोर्ट जो है वो सेम देखने को मिलेगा। और अगर आपको याद हो, हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा, हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ जी, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके द्वारा यहीं पे यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पर बच्चों एक हाई कोर्ट का परिसर का उद्घाटन किया गया था। हाई कोर्ट के परिसर का उद्घाटन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही भैया दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा योगा सेंटर भी आपको यही देखने को मिलेगा। योगा सेंटर भी आपको यही देखने को मिलेगा। हाल ही में अगर आपको याद हो, यहाँ के जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हमें क्या मिला था? यहाँ पे हमें मिला था लिथियम के भंडार। क्या मिले थे? लिथियम के भंडार मिले थे। ठीक है, लिथियम के रिजर्व्स मिले थे। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को कंडक्ट कराया गया था, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को कंडक्ट कराया गया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को कंडक्ट कराया गया था, तो भैया जम्मू टॉप पे था। जम्मू भैया टॉप पे था। डोडा जो है वो सेकंड नंबर पे था। डोडा जो है वो सेकंड नंबर पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? डोनी पोलो। ठीक है, गोवा की बात करूं तो हाल ही में यहाँ पे पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये किसके लिए है? विकलांगों के लिए है, डिसेबल्स के लिए, डिसेबल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे कार्निवल का भी आयोजन किया गया था, कार्निवल्स का। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको याद हो, गोवा के अंदर ही चौथा टूरिज्म की बैठक हुई थी। चौथा टूरिज्म की बैठक हुई थी किसकी? G20 की। और अब क्या हो रहा है भैया? गोवा के अंदर ही गोवा के अंदर ही चिकल कला एक फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल है प्यारे बच्चों, इसे फेस्टिवल ऑफ मड भी कहते हैं। कीचड़ में खेला जाता है इसमें। ठीक है, तो मड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे भैया? तो याद रखिएगा, गोवा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हाल ही में who has been appointed as a special director of CBI, सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? विशेष निदेशक बताइए जरा। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? कौन बताएगा मुझे? कमेंट बॉक्स में जल्दी शेयर करो, फटाफट फटाफट शेयर करो भैया। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
जल्दी बताओ भैया। आह, देखो, सीबीआई यानी कि भैया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या हो जाएगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना एक एक्ट के तहत होती है, वो एक्ट कब आता है? 1963। इसकी स्थापना 1963 वाली एक्ट के तहत होती है। कब होती है? 1965 में। 1965 में। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो पब्लिक ग्रीवियस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला है। ये मंत्रालय कौन संभालते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? याद रखना, इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके डायरेक्टर के पद पे आपको कौन देखने को मिलेंगे? इसके डायरेक्टर के पद पे हाल ही में नियुक्ति हुई थी किसकी? प्रवीण सूद की। डायरेक्टर के पद पे हाल ही में नियुक्ति हुई थी प्रवीण सूद की। इसके स्पेशल डायरेक्टर के पद पे ठीक है ना, इसके स्पेशल डायरेक्टर के पद पे किसकी नियुक्ति है? अजय भटनागर जी की। नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, नितिन अग्रवाल जो है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ था हाल ही में बीएसएफ के अंदर डायरेक्टर जनरल के पद, बीएसएफ के अंदर डायरेक्टर जनरल के पद पे हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तुषार मेहता, तो ये कौन बने हैं हाल ही में? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल के रूप में इसकी नियुक्ति हुई, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अच्छा, इनकी नई नियुक्ति नहीं हुई है, इन्हें रीअपॉइंट किया गया, ठीक है ना, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। ये भी सारी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? स्पेशल डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो अजय भट्टागर जी की। किसकी? अजय भट्टागर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, ये दो क्या है? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। आप में से किसने किसने स्क्वैश देखा है? स्क्वैश खेलना है या देखा है? देखा होगा, ठीक है। स्क्वैश एक टूर्नामेंट होता है, जैसे एक कमरा है, उसमें भैया रैकेट टाइप का होता है, बॉल टाइप का होता है, बॉल को टप्पा नहीं होने देना है, ऐसा एक टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो बोला है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, हाल ही में इन्होंने एशियन मिक्स डबल स्क्वैश टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। अब एशियन आया तो अगर आपको याद हो, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है शायद, है ना। बुसान के अंदर हुआ था, जिसमें भारत ने 8वीं बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को जीता है। 9 बार हुआ है टोटल, उसमें से 8 बार भारत ने जीता है, ठीक है। आ गया नीरज चोपड़ा जी की क्वेश्चन आई हुई है। नीरज चोपड़ा, देखो हाल ही में क्या हो रहा था, हाल ही में लॉसिंग के अंदर डायमंड लीग चल रहा था। देख, नीरज चोपड़ा जी की अगर मैं बात करूं, नीरज चोपड़ा, इन्हें क्या बोला जाता है? गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। ये तब सुर्खी में आए प्यारे बच्चों जब टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने हमें गोल्ड मेडल जिताया। टोक्यो ओलंपिक्स में प्यारे बच्चों इन्होंने हमें क्या जितवाया? गोल्ड मेडल जितवाया, गोल्ड मेडल। अच्छा, ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो याद रखना, ये जावलिन से संबंध रखते हैं, जावलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। कौन सा खेल हो जाएगा? जावलिन थ्रो जो खेल है, इससे संबंध रखते हैं। अच्छा, ये जो जावलिन थ्रो से इनका संबंध है, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ये बताइए कि जो जावलिन है, जिसका इस्तेमाल नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक्स में किया था, जिस भाले का इस्तेमाल नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक्स में किया था, वो फिलहाल कहाँ रखा हुआ है? याद रखना, वो रखा हुआ है लॉसेन, लॉसेन के अंदर। लॉसेन के अंदर भैया आपको एक म्यूजियम देखने को मिलेगा। ये म्यूजियम किसका है भैया? ओलंपिक्स कमेटी का। यानी कि ओलंपिक्स का जो म्यूजियम है, कहाँ पे? लॉसेन के अंदर, है ना। आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ देखने को मिलेगी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भैया स्थापना होती है 23 जून
1894 के अंदर, और इसका मुख्यालय आपको लॉसिन स्विट्जरलैंड के अंदर, और थॉमस बैक आपको यहाँ पे हेड के रूप में देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें तो हमने ऑलरेडी की थी, ठीक है। तो भैया लॉसिन के अंदर म्यूजियम में इनका भाला रखा हुआ है। अगर आपको याद हो, हाल ही में हमने पढ़ा था कि नीरज चोपड़ा जी को ना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, याद रखना। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मुझे बताइए कि नेशनल जैवलिन थ्रो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल जैवलिन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करिए, ठीक है। और हाल ही में भैया गोल्डन लीग 2023 किसने जीता है, नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। इससे पहले भी गोल्डन लीग किसने जीता था, नीरज चोपड़ा जी ने ही जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये, लेडी विद द फैन पेंटिंग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। लेडी विद द फैन, एक लेडी, एक पेंटिंग है भैया जिसमें एक लेडी, एक फैन, लेडी की तस्वीर है जिसमें आपको एक फैन भी देखने को मिला है। आपसे पूछा है कि ये जो फैन है, लेडी विद द फैन पेंटिंग है, इसका संबंध किस देश से है, बताओ। बताओ भैया, देखो ऑस्ट्रिया के ना, ऑस्ट्रिया के एक पेंटर, और किस देश के, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के एक पेंटर है जिसका नाम है गुस्तव, गुस्तव। 1918 में उन्होंने एक पेंटिंग को कंप्लीट किया, 1918 में पेंटिंग को कंप्लीट किया जिसका नाम क्या हो जाएगा, लेडी विद द फैन, लेडी विद द फैन पेंटिंग को कंप्लीट किया। ये पेंटिंग किस टाइप की थी, ऑयल पेंटिंग थी, इस टाइप की ऑयल पेंटिंग। अलग अलग टाइप की पेंटिंग होती है, स्केच पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, तरह तरह की, ठीक है। तो ये ऑयल पेंटिंग थी, इसको कंप्लीट किया गया, तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लिया गया। तो अब क्या हुआ है भैया, इसको ना बेचा गया है। इस कितने में बेचा गया है, तो याद रखना, इसको बेचा गया है भैया कितने में, $85.3 मिलियन। कितने में, $85.3 मिलियन में कितने में बेचा गया है इस पेंटिंग को, हाल ही में 85.3 मिलियन यूरोज में बेचा गया, डॉलर में, यूरोज में बेचा गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया आपको यूरोपियन, ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, ये सारी देश यूरोप के, तो यूरोप के अंदर भैया इसको बेचा गया कितने में, 85.3 मिलियन यूरोज में बेचा गया, ठीक है। ये पेंटिंग किसकी है, गुस्तव जी की है, गुस्तव जी की पेंटिंग है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, याद रखना। यूरोप के इतिहास में सबसे महंगा बेचा जाने वाला ये पेंटिंग है। कितने बेची गई है, 85.3 मिलियन यूरोज में बेची गई है, और यूरोप के इतिहास में सबसे महंगी पेंटिंग, सबसे महंगा बेचे जाने वाला पेंटिंग के लिस्ट में ये टॉप पोजीशन पे आ चुकी है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो ये प्रश्न नहीं है, ये क्या है भैया, ये वन लाइनर न्यूज है। क्या कह रहा है ड्रीम इलेवन के बारे में, हाल ही में ड्रीम इलेवन, आप सभी को पता है, ड्रीम इलेवन से सभी कोई परिचित होंगे, है ना। बहुत सारे लोगों ने अपनी कोशिश, अपने लक को आजमाया होगा भैया, कि क्या पता मेरा लक भी उसी तरीके से हो जैसे लक मूवी में उसका था, कि लाइटर 5 में से 5 बार जला देता है, ठीक है। बहुत लोगों ने लक को आजमाया होगा। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, हुआ क्या है भैया, ड्रीम इलेवन ने भैया हाल ही में क्या किया था, बिड किया था, बिड किया और बिड को जीत लिया। क्या चीज का बिड को, देखो अब से जो इंडिया टीम की जो जर्सी होगी, अब से जो भैया इंडिया टीम के अंदर आपको, ये भैया इंडिया टीम के प्लेयर है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, ड्रीम इलेवन, देख रहे हो, मतलब पूरे देश को जुआरी बनाएगा, है ना। पूरे देश को बीसीसीआई क्या करने वाला है, जुआरी बनाने वाला है। तो भैया इस देश में ना कुछ भी करो, सरकार को पैसा दो, आपको कोई समस्या नहीं है। इस देश के अंदर कुछ भी करिए, सरकार को पैसा दीजिए, कुछ भी करिए, सब कुछ लीगल है भैया, सरकार को पैसा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीसीसीआई ने हाल ही में भैया 358 करोड़ रुपए खर्च की, ठीक है। इससे पहले भैया भारत की जर्सी पे आपको बायजूस का स्टिकर देखने को मिलता था, यानी कि बायजूस का स्पॉन्सरशिप था उसमें। पर अब किसके पास आ गया है, तो ड्रीम इलेवन के पास, कब से कब तक के लिए, तो जुलाई 2023 से लेकर मार्च 2026 तक, यानी कि 3 सालों के लिए भैया, 3 सालों के लिए खरीदा गया है। अगला न्यूज आपके सामने ये रहा, एक स्टेशन है भैया जिसका नाम है इटवारी, इटवारी स्टेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको पुणे के पास देखने को मिलेगा। और पुणे कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। क्या हुआ है, स्टेशन का नाम
किसके नाम से रखा जाएगा? इसका स्टेशन का नाम इटवारी से चेंज करके सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से रखा जाने वाला। किसके नाम से भैया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से स्टेशन का नाम जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। आज का सेशन यहीं तक रहा, स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं। आई होप आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। जो भी आपकी डाउट्स है उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया करिए, और साथ ही साथ क्वेश्चंस के बीच में जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूं उसे कमेंट बॉक्स में शेयर किया करिए, ताकि आपकी चीजों का रिवीजन हो सके। ठीक है, तो भैया मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें, बच्चों को प्यार दें और बड़ों को अपने घर पे सम्मान दें, और अपनी तैयारी को ऐसे ही दुरुस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।